वेरी गुड। तो एक चीज़ तो पक्की है कि पहली विजिट पे पहली बार हीमोग्लोबिन हो जाए। कम से कम प्रेग्नेंट वुमेन का 4 बारी हीमोग्लोबिन कराना है। किसी ने T4 नहीं सुना तो आप मतलब बोलो प्रेगनेंसी में क्या खाना है, कितना खाना है, आयरन की गोली लेनी है, कैल्शियम लेनी है, टॉप कितनी गोलियां देते हैं? एक गोली 3 महीने कौन बाद। से महीने में? T4 क्या होता है? पहला टी तो बातचीत करना, दूसरा टी टेस्ट, तीसरा टी ट्रीट, चौथा टी। क्यों हम अनीमिया के बारे में बात कर रहे हैं? तो आपको अपने वहाँ पे सबको औरतों को ये बताना है कि अगर तुम्हारे को पहले से खून की कमी होगी तो आपकी डिलीवरी में प्रॉब्लम आए, बच्चा जल्दी हो सकता है, खून की कमी से खून चढ़ाने की जरूरत आ सकती है, जान को खतरा बन सकता है, बच्चा पहले पैदा होगा तो बच्चा कमजोर होगा, बच्चे को नर्सरी में रखने की जरूरत पड़ सकती है, बच्चा खत्म भी हो सकता है। बहुत से बोलते हैं, कुछ लोगों को नींबू पानी से बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि नींबू पानी से लेने से मुझे उल्टी हो जाती है या दस्त लग जाते हैं, तो आप बोलो सिंपल पानी से ही ले लो। 4424 पे रजिस्टर करोगे, हमारी क्लासेस होंगी। ये मोबाइल अकेडमी रोज शाम को आधा घंटा अपना मोबाइल अकेडमी में पढ़ो। आपको सामने लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब टेस्ट नहीं है। हम सिर्फ पढ़ना पड़े कि क्या आपको पढ़ाना है, क्या आपको नहीं आता। आज 80 आशा को आना था, कितनी आई है? उनको ट्रेन करने का बिना उठाया हमने, और जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा संकल्प है और वो पूरा भी होने वाला है। कल मेरे ख्याल से पूरा हो जाएगा मैम, और इसके लिए हमें स्टेट से भी बहुत प्रोत्साहन मिला और इसके लिए मैम को भी हम आगे सम्मानित करेंगे कि इतना बड़ा जो है अपने ही लेवल से मैम ने किया, ठीक है। और इसको यहाँ तक इसीलिए रखना कि भाई 100% आशा जो है नॉन बेसिकली ट्रेन हुई है, इसको जो भी आप यहाँ से नॉलेज लेके जाओगे इसको आगे आपको शेयर करना, ठीक है। किसके साथ शेयर करोगे? अच्छा ये बताओ, मोबाइल एकेडमी की ट्रेनिंग कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया? हाथ खड़ा करो। मोबाइल एकेडमी नहीं पता? किलकारी पता है? किलकारी किस किसने किया है? किलकारी का नंबर पता है किसी को? किलकारी ऐप है। यहाँ पे एक भी आशा है जिसको किलकारी के बारे में पता है तो खड़े होकर मुझे बताएगा। कैसा भी जवाब दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर वो किलकारी सेवा का फोन आता है सर हमारे फोन पे कई बार। कैसे आता है? मैं डॉक्टर अनीता के लिए। हाँ डॉक्टर अनीता है ना, उसमें एक फिक्सियस कैरेक्टर है। फिक्सियस कैरेक्टर मतलब कि फेक है वो, पर वो इंफॉर्मेशन पेशेंट का। किलकारी ऐप का नंबर 1442 3 है 24 है। क्या 3 नहीं है? 3 किसका? 4 है मोबाइल एकेडमी का और 3 है किलकारी ऐप, ठीक है। आप उल्टा बोल लो। किलकारी ऐप जो सिगा है, जो आप आरसीएफ नंबर जो पेशेंट का जनरेट करते हो ना एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो उसका भी एक पोर्टल बना हुआ है, तो हम लोग को वो भी दिखाया था। तो हमारा जो नॉर्थ का जो डेटा है उसमें किलकारी का 50% से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मतलब हुआ हुआ है। नमस्ते दीदी, मैं हूँ डॉक्टर अनीता। यह निशुल्क सेवा उन महिलाओं के लिए है जो कम से कम 4 महीने की गर्भवती हैं या जिनके 1 साल से छोटा बच्चा है। किलकारी गर्भवती महिलाओं और माँओं के लिए एक सखी समान है। क्या सोच रही हैं? कैसे? अभी बताती हूँ। गर्भवती महिला किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आशा दीदी या एएनएम दीदी के पास अपना पंजीकरण करवाती हैं। जब पंजीकरण में गर्भवती महिला अपना नाम, उम्र, कहाँ रहती है, मोबाइल नंबर, संभावित डिलीवरी की तारीख आदि बताती है तो सारी जानकारी सरकारी RCH रजिस्टर में दर्ज हो जाती है। अब ठीक है। तो किलकारी की जो सेवा है उसका लाभ उठाने के लिए, जैसे दूर दराज के एरियाज हैं, पेशेंट को सुविधाएं नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो दिल्ली का है कि आप आशा को ही नहीं कर सकते, बहुत ही
तो किलकारी ऐप का रजिस्ट्रेशन आरसीएस नंबर से होता है। आरसीएस नंबर जब आप पेशेंट का लेते हो ना, वहाँ से आपका काम है और एएनएम का काम है कि उसको पेशेंट को रजिस्टर करना है किलकारी ऐप पे, ठीक है, किलकारी पोर्टल पे। उसका फायदा क्या होता है, जैसे ही कोई बताएगा कितने से कितने पीरियड तक उसको मुफ्त जो है मैसेजेस आते रहते हैं। अब अगर महिला के गर्भ का चौथा महीना शुरू हो चुका हो या 1 साल से छोटा बच्चा हो, तो किलकारी सेवा अपने आप उसके मोबाइल फोन पर शुरू हो जाती है। इस सेवा में महिला के फोन पर हर सप्ताह एक कॉल आएगा। हमको यह पता है कि महिला के कितने महीने का गर्भ है या बच्चा कितने महीने का है, तो हम उसी हिसाब से हर सप्ताह माँ और बच्चे की सेहत से जुड़े संदेश भेजते हैं। तो ऐसे किलकारी बन जाती है एक सच्ची साथी जिसे फिक्र है गर्भवती महिला की और बच्चे की। डिपेंडिंग अपॉन उस जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी कौन से गर्भ, मतलब कौन सा महीना चल रहा है। ये चौथे महीने से उपरांत और 1 साल तक जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक उसको ये मैसेजेस आते रहते हैं। डिपेंडिंग, जैसे आपने रजिस्टर किया 4 महीने की प्रेग्नेंट लेडी है ना, 4 महीने की लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको वहाँ से मैसेज चालू हो जाएगा कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको कितनी बार अनीमिया का टेस्ट कराना है, आपको क्या क्या पोषण आहार लेना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, डेंजर साइंस का भी बताया जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसमें मैसेजेस आते हैं डिपेंडिंग कि वो कौन से गर्भ में है, कौन सा महीने में है। और जैसे ही उसका बच्चा 1 साल का हो जाएगा उसको मैसेजेस आना बंद हो जाएगा, ठीक है। टोटल 9 बार वो ट्राई करता है सिस्टम उसको बार बार कॉल करने के लिए। अगर वो किसी कारणवश नहीं उठाती है तो वो दोबारा से उस नंबर पे मिस कॉल मार के दोबारा मैसेजेस सुन सकती है। आप 3 महत्वपूर्ण काम करके हमारी मदद कर सकती हैं। पहली मदद तो आप यह कर सकती हैं कि महिलाओं की गर्भावस्था और बच्चे के जन्म का पंजीकरण सही समय पर हो। इससे यह होगा कि सारी जानकारी सरकारी सिस्टम में सही समय पर जमा हो जाएगी और किलकारी सेवा महिलाओं के मोबाइल पर सही समय पर शुरू हो पाएगी। इसके लिए आपको खास ध्यान देना होगा कि महिला आपको अपना सही मोबाइल नंबर दे, नहीं तो किलकारी संदेश उन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर महिला के पास अपना खुद का मोबाइल नहीं है तो वह परिवार के किसी दूसरे सदस्य का मोबाइल नंबर दे सकती है जिसके साथ वह रहती है और जिसका फोन आसानी से कॉल सुनने के लिए ले सकती है। भारत सरकार की दूसरी मदद आप यह कर सकती हैं कि जब कोई महिला आपके पास अपनी गर्भावस्था का पंजीकरण करवाने आए तो आप उसे किलकारी सेवा के और उसके फायदों के बारे में जरूर बताएं। उसको बताएं कि भारत सरकार की किलकारी सेवा से हर सप्ताह एक कॉल आएगा जिसमें उसकी स्वस्थ और सुरक्षित गर्भावस्था के साथ साथ बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी बातें बताई जाएंगी। आप उसे ये जरूर कहें कि वह हर सप्ताह सारे कॉल्स पूरे के पूरे सुने, बीच में काटे नहीं। और अगर मन में कोई सवाल शंका हो तो आशा दीदी, एएनएम दीदी या डॉक्टर से बात करें। तीसरी मदद जो आपसे चाहिए वह यह है कि आप महिलाओं से कहें कि किलकारी सेवा के नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें ताकि जब भी हर सप्ताह किलकारी सेवा से कॉल आए उनको पता चल जाए, जल्दी से कॉल उठा के वह उसे पूरा सुन ले। किलकारी सेवा का नंबर है 0124-4588-000। अगर कोई महिला किसी दिन समय पर कॉल नहीं उठा पाई या उसके मन में आए कि इस संदेश को दोबारा सुनना है तो इसका भी इंतजाम है। बस उसे 14423 नंबर को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से मिलाना है और जितनी बार चाहे जब चाहे संदेश को सुन सकती है, वो भी एकदम निशुल्क, एकदम फ्री। आइए इसे अपना मिशन बना ले कि हर गर्भवती महिला और 1 साल से छोटे बच्चे की मां के मोबाइल पर किलकारी सेवा चालू हो। आपके सहयोग के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोबाइल एकेडमी का भी फंडा है आप लोगों के लिए है कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपकी एक ट्रेनिंग है, इसमें एक सर्टिफिकेट मिलता है एट द एंड जो मोबाइल एकेडमी
फिलकारी और मोबाइल एकेडमी के नंबर मिलते जुलते हैं और मोबाइल एकेडमी का भी फंक्शन वही है। आप अपने नंबर से उस पर कॉल करोगे, आपकी वो रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा और आपका एक कोर्स की तरह हो गया वो कि आपको गर्भवती महिला का कैसे ध्यान रखना है, उसको किन किन बातों का ध्यान दिलाना है, याद दिलाना है, उन सब चीज़ों का उसमें विवरण है। जैसे ही वो कोर्स आपका ख़त्म होगा, उस कोर्स के उपरांत आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और नॉर्थ में 50% आशा है। मुझे लगा था कि यहाँ पे 50% आशा तो होंगी जिन्होंने मोबाइल एकेडमी कंप्लीट किया हुआ है कोर्स। अगर आपने नहीं किया है तो अपनी एएनएम से बोल के उसको आप दोबारा से स्टार्ट कर लो, ठीक है। वो आपके लिए भी फायदेमंद है, आपकी नॉलेज के लिए भी। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है, फिलकारी ऐप का और दूसरा आपको क्या रखना है, मोबाइल एकेडमी का जो आपकी ट्रेनिंग है वो पूरी करनी है। मोबाइल एकेडमी की ट्रेनिंग कैसे करनी है, आप अपनी एएनएम से बात करके उस पर आप रजिस्टर करो और सबके सब जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं मैं चाहता हूँ कि सबके सब पूरा करें उसको। कुछ भी नहीं है, फ्री टाइम में आधा घंटा दे दो, 10 मिनट दे दो, 15 मिनट दे दो। फिलकारी में तो ये होता है कि जहाँ से मैसेज छूटा गर्भवती महिला को वो वहाँ से कंटिन्यू नहीं करेगी, उसको पूरा मैसेज रिपीट होगा। पर आपका सपोज है कि पोषण के ऊपर कोई चैप्टर चल रहा था, वो फोन पे आपको बता रहे कि पोषण का ये होता है, इन चीज़ों में आयरन होता है, इन चीज़ों में मल्टीविटामिन होते हैं, ये पोषक आहार है, ये लेना है, गर्भवती महिला को ये चीज़ों का ध्यान बताना है, डेंजर साइंस ये है। जहाँ पे भी आपको लगा आप बिजी हो गए, खाना बना रहे, कुछ और काम कर रहे हो और बंद कर दो उसको, मोबाइल बनाओ मतलब काट दो और दोबारा आप सुनना चाहोगे तो वो वहीं से शुरू होगा जहाँ से आपने छोड़ा था। तो धीरे धीरे करके मैं चाहता हूँ कि फरवरी तक आप ये पूरा काम कर लो और मैं सारी 100% आशा को, जैसे मैंने ट्रेन किया तो मैं 100% आशा जो नॉर्थ भी है उनको ये सर्टिफिकेट दिलवाना चाहता हूँ। आपके लिए अच्छा होगा, वो आगे भी आपके लिए काम आएगा। हमारा जो पोर्टल है ना, पोर्टल पे क्या होता है, डबलिंग नहीं लेता। सपोज एक नंबर आपने दे दिया, आपको काम बचाना था, आपने एक गर्भवती महिला का नंबर किसी को और को भी दे दिया तो फिलकारी पे रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है। वो फेक में आ जाता है और वो डबल एंट्री में आ जाता है, डुप्लीकेट एंट्री में आ जाता है, रॉन्ग नंबर होगा तो भी नहीं आएगा, सेम नंबर दोबारा रिपीट होगा तो भी नहीं आएगा, आशा अपना नंबर देनी है तो भी नहीं आएगा। तो आप जब आरसीएच नंबर जब आप चढ़वा रहे हो तो पेशेंट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करके आप पूछो कि भाई कौन सा नंबर आपके पास हमेशा अवेलेबल रहता है। और वो फिलकारी के मैसेज सपोज वो हस्बैंड आने के बाद सुनना चाहते हैं तो वो शाम को वो टाइम भी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मेरे को शाम को मैसेजेस सुनने हैं हस्बैंड के साथ बैठ के, ताकि मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को पता हो कि भाई बच्चे का परवरिश में और 1 साल तक और गर्भ में जब तक है बच्चा तब तक किन किन बातों का ध्यान रखना है। कितने लोग इसमें से पूरा कर लेंगे मोबाइल एकेडमी? हाथ खड़ा करके बताओ। सारे करोगे? पक्का? ठीक है। जितने लोग हैं आप कहाँ से बैठे हो? आप पहले बवाना से हैं। आप कहाँ से हैं? बवाना से। पीछे बताओ। भोलगढ़ से। भोलगढ़ में डॉक्टर अंशुल है अभी? नेक्स्ट दीदी इधर पूरा कर ले। पीछे पीछे तो भोलगढ़ बवाना से काफी लोग हैं। भोलगढ़ आगे कटेबड़ा से भी हो, ठीक है। बवाना ये आगे वाले हरेकड़ी से, ठीक है। तो इतनी दूर से आप लोग आए हो तो आपके लिए मैं ताली बजा देता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि इतनी दूर से आप लोग आए हो, काफ़ी लंबा टाइम लगा होगा आपको। बाकी अगर मैम को देता हूँ, मैम अपना ट्रेनिंग शुरू करेगी। तो आप सबको यहाँ पर हमने बुलाया है ट्रेनिंग के लिए, जो है अनीमिया मुक्त भारत के लिए। अगर आप लोगों के एरिया में अभी तक नहीं शुरू हुआ है तो हर जगह पे, हर हॉस्पिटल में, हर डिस्पेंसरी में इस चीज़ के लिए कार्यक्रम ऑलरेडी शुरू हो। जैसे कि डॉक्टर अंशुल ने आपको बताया, अनीमिया मुक्त भारत, ये हमारी गवर्नमेंट की भी थीम है ना। ये अनीमिया मुक्त भारत मतलब हमको हर एक जिले का अनीमिया, बच्चे से लेके जब वो किशोरी होती है, गर्भावस्था में होती है और उसके बाद भी। पर आज हम बात करेंगे अनीमिया गर्भावस्था में, गर्भवती महिलाओं को जो अनीमिया हो रहा है। तो पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि हम अनीमिया किसको कहते हैं? क्या है अनीमिया? खून की कमी। वेरी गुड। अब कितना हम हीमोग्लोबिन लेते हैं, हम खून की कमी मापते हैं हीमोग्लोबिन से, जो खून की जांच कराते हैं। तो खून की जांच कितनी होती है कि हम कहते हैं अनीमिया है? ये आपका एक प्रश्न भी था। क्या वो हीमोग्लोबिन
8 से कम अनीमिया है, 9 से कम अनीमिया है, 10 से कम अनीमिया है, 11 से कम अनीमिया है। तो 8 से कम अनीमिया है। कितने लोग कह रहे हैं 8 से कम? ज़्यादातर लोगों को लग रहा है 8 से कम अनीमिया है। बाकियों को क्या लग रहा है? 10 से कम। 10 से कम कितने कह रहे हैं? बस 2। तो ना 8 ना 9 ना 10, 11। तो जिन भी गर्भवती महिलाओं का 11 से कम हीमोग्लोबिन है वो अनीमिया है। 10.9 भी अनीमिया है, ठीक है, 10 भी अनीमिया है। तो ये आपको जानना जरूरी है। अगर आपको ही नहीं मालूम कि 11 से कम अनीमिया है तो अगर आपकी मरीज का 10 है तो आपको बहुत बढ़िया, इसको तो अनीमिया है ही नहीं, ये तो सही है। पर ऐसा नहीं है। गर्भवती महिला का 11 मिनिमम 11 होना चाहिए, ये आप सबको जानना जरूरी है। आपका बैच ही नहीं, अभी तक हम लोगों ने 500 आशा का बैच लिया होगा, 500 आशा को ट्रेन किया, कोई नहीं कहता 11, 10, 9, 8, 10, 9, 8, सबके यही जवाब देते हैं। तो कहीं पे मतलब कहीं पे हमारी, मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है आपको बताना कि 11 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी मरीज का 10, 10.5, 10.9 भी है तो वो अनीमिया है, ये याद रखो आप, ठीक है। अब हम 11 क्यों कहते हैं? हम 10 भी कहते हैं, ठीक है, 10 भी ठीक है हमारा, हम नहीं कहते ना, क्यों? क्योंकि अगर गर्भवती महिला को अनीमिया है तो प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान उसको भी खतरा है और बच्चे को भी खतरा है। अब आप लोग बताओ कि आपको क्या लगता है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर अनीमिया होगा तो माँ को क्या खतरा है? हम क्यों कहते हैं कि अनीमिया नहीं होना चाहिए, अनीमिया मुक्त होना चाहिए? क्या खतरे हो सकते हैं माँ को या बच्चे को जो उसके अंदर पनप रहा है? तो बच्चा अनीमिक होगा मतलब बच्चा कमजोर पैदा होगा, है ना, बच्चा कमजोर पैदा होगा। और क्या हो सकता है? जीभ से, और कहाँ? नाखून देख के, वेरी गुड। तो ये तो कुछ आप खुद से भी देख सकते हो, है ना। मरीज अगर कहे कि मुझे थका थका लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, काम नहीं किया जा रहा, सोने का मन हो रहा है, फिर अगर आप देखो उसके नाखून पीले हैं, आँखों में देखो, जीभ पे देखो, तो एक आइडिया आपको हो सकता है कि हाँ भाई इसमें खून की कमी है। और फाइनली आपको कैसे पता चलेगा? ब्लड टेस्ट से। ब्लड टेस्ट ही तो कराएंगे ना, उसी में हीमोग्लोबिन पता चलेगा। तो आप प्रेग्नेंट वीमेन में कब ब्लड टेस्ट कराते हो हीमोग्लोबिन के लिए? पहले ये वाली लाइन बताएं, फर्स्ट लाइन में से आप में से कोई बताओ, कब कराते हो आप? पहली विजिट पे आप कराते हो। आप कब कराते हो? तो एक चीज तो पक्की है कि पहली विजिट पे पहली बार हीमोग्लोबिन हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर आप दूसरी बारी कब कराते हो? डिलीवरी से पहले। आप लोग कब कराते हो? डिलीवरी से पहले। अब यहाँ पे सब उल्टा और पुल्टा हो रहा है, ठीक है ना। कम से कम प्रेग्नेंट वुमेन का 4 बारी हीमोग्लोबिन कराना है, कम से कम। तो ये नहीं कि बस एक फर्स्ट विजिट पे कराया, डिलीवरी से पहले कराया तो हो गया, नहीं। अगर वो बीच में अनीमिक हो गई, उसने चौथे महीने में खाना छोड़ दिया, आयरन की गोलियां नहीं खाई, वो तो 5वें महीने में अनीमिक हो गई, वो तो आपने पकड़ा ही नहीं। आप तो 9वें महीने तक गए डिलीवरी से पहले, है ना। तो इसलिए 4 बारी कराना मस्ट है। हमारा अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम भी यही कहता है। तो एक तो आप फर्स्ट विजिट पे कराओगे, उसके बाद दूसरा आप कब कराओगे? हर एक त्रिमाही में एक बारी कराओगे, ठीक है। तो ये 4 बारी मिनिमम कराना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। 4 बारी HB कराओगे। उसके बाद कैल्शियम देते हो मरीजों को, कितनी गोली देते हो? 1 गोली। आप सब 1 ही देते हो कि कोई 2 भी देता है, 3 भी देता है? सब 1 देते हो, तो आप सबके सब गलत कर रहे हो। कैल्शियम की 2 गोली देनी है, ठीक है। आपकी डिस्पेंसरी वाले कुछ बोले कि हमारे पास नहीं है, तो आप अपने इंचार्ज को बोलिए मंगवाइए। कैल्शियम की 2 गोली सारी प्रेग्नेंट वुमेन को देनी है, ठीक है। क्योंकि एक गोली में 500 मिलीग्राम है, उससे उसका, अब उसको बच्चे के लिए भी कैल्शियम चाहिए ना, बच्चे की हड्डियाँ भी बन रही हैं, तो एक गोली से नहीं हो सकता। एक गोली से क्या होगा कि बच्चा तो वो सारी कैल्शियम खींच लेगा, वो तो सही हो जाएगा, पर माँ की हड्डियाँ वीक हो जाएंगी। इसलिए 2 कैल्शियम की गोलियाँ देना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम जब क्लास होगी तो मैं ये नहीं सुनना चाहती कि हम 1 गोली दे रहे हैं, अलग अलग, ठीक है, हाँ, सुबह शाम। उसके बाद आया आयरन, ये तो होगी कैल्शियम की गोली 2 देनी है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप डीवर्म करते हो क्या? कीटनाशक गोली देते हो प्रेगनेंसी में या नहीं देते? नहीं देते हो।
कोई भी नहीं देता, सिर्फ 2 लोग देते हैं। अब वो अंग सिर्फ बड़े होते हैं, उंगली बन गई है, अब अगले 6 महीने में वो उंगली बड़ी होगी, पर पहले 3 महीने में वो बन रही है, तो इसमें नहीं देते। ठीक है, तो ये भी हो गया कि कीड़े वाली दवाई देनी है। कौन से कीड़े के लिए देते हो? पेट के। उनसे क्या होता है, रहने तो उनको भी अंदर, वो भी खुश, उनको भी खाना मिल रहा अंदर में, उससे माँ को भूख नहीं लगेगी, और भूख लगेगी तो कीड़े भी खा रहे हैं अंदर से। खून की कमी हो जाती है ना? खून की कमी कैसे हो जाती है? जो मेन जिस कीड़े के लिए हम दे रहे हैं वो है हुक वर्म, है ना? हुक आपके सब कपड़ों में लगाते हैं ना हुक, तो वो हुक की तरह है, वो हुक की तरह आंतड़ी से चिपक जाता है, और आंतड़ी से हुक की तरह चिपक के जहाँ चिपका है वहाँ से खून निकलता रहता है, क्योंकि उसने हुक किया हुआ है ना? तो आप आयरन की गोली मरीज को देते रहोगे पर उसका अनीमिया नहीं ठीक होगा, क्योंकि लैट्रिन में वो थोड़ा खून निकल रहा है जो मरीज को दिखाई नहीं देगा। वो इतना ब्लड नहीं होता कि मरीज को दिखे खून जाता है, वो लैट्रिन में थोड़ा बहुत मिला होता है जो सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखता है। तो आप आयरन की गोली दोगे पर पेशेंट का अनीमिया नहीं ठीक होगा। इसीलिए, और क्योंकि ये इतना कॉमन है हमारे देश में, तो सारी महिलाओं को, मतलब बच्चों को भी देते हैं। मैं अभी सिर्फ गर्भवती महिला की बात कर रही हूँ, इसलिए उनके बारे में बता रही हूँ कि सबको चौथे महीने में 400 मिलीग्राम एल्बेंडाजोल देनी है, नहीं तो आपकी आयरन की गोली बेकार है। आप वो 2 गोली दो, वो 3 गोली दो, उसका ठीक नहीं होने वाला अनीमिया। ठीक है, और उसके बाद अब आप आयरन की गोली देते हो, कितनी देते हो? अब मैंने कैल्शियम 2 बोला तो तुम आयरन की 2 बोलो। 1 देते हैं। अगर उसका HB 11 से ज़्यादा है, आपने फर्स्ट विजिट में HB हीमोग्लोबिन कराया, वो 11 से ज़्यादा है, उसको 1 गोली शुरू कर दो। ठीक है, अनीमिया होगा तो आप 2 गोली सुबह शाम। तो अगर आप 1 गोली देते हो तो गोली देने से पहले मरीज को कुछ बोलते हो? कब खाएगी, क्या बोलते हो? मैंने सुबह खाना खाने वो कहेगी कि मैं सुबह चाय पीती हूँ, उसके साथ ही खा लूँ गोली। खाना खाने के बाद नींबू पानी के साथ नींबू तो पानी एक जना बताओ, हाँ बताओ। नींबू पानी के साथ विटामिन सी के साथ लेंगे तो वो ज्यादा वो कहेगी मेरे पास तो नींबू ही नहीं है, तो गोली नहीं खाएगी। नींबू पानी के साथ खाए तो बहुत बढ़िया है, पानी के साथ खाए। हाँ, जो ध्यान रखना है, चाय दूध कॉफी के साथ नहीं। ठीक है, पर नींबू पानी के साथ ही क्यों खाना है? मगर मैं उसको वो गोली खाने से मैम उसको उल्टी आती है, या मतलब जी घबराता है। 2 चीजें, एक तो थोड़ा टेस्ट बेटर लगता है, और दूसरा जो विटामिन सी है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन जो आंतड़ियों में है वो अच्छी कर देती है। इसीलिए कहते हैं कि नींबू पानी के साथ खाओ। पर अब तुम ऐसे बोलो नींबू पानी के साथ खाओ, उसके बाद नींबू ना हो, खाए ना, ये सोचे कि जब मैं नींबू लाऊंगी तो खाऊंगी, है ना? तो उसको ये बताना है कि चाय कॉफी दूध के साथ नहीं खानी, नींबू पानी है तो बेस्ट है, नहीं तो सादे पानी के साथ भी खा सकते हो, पर खानी है, ये जरूरी है कि खाए। तो आयरन की 1 गोली खाएगी, जो जिसका HB 11 से ज्यादा है, कैल्शियम की 2 गोली खाएगी, एल्बेंडाजोल की 1 गोली, बस एक ही बारी खानी है चौथे महीने में, बेस्ट है। पर मरीज 5वें 6ठे में आप दे सकते हो, पहले 3 महीने में नहीं देंगे। अगर किसी को अनीमिया है, 11 से कम है, फिर आप लोग क्या बोलते हो उसको? आयरन की 2 गोली कर दी। कुछ डाइट के बारे में भी बताते हो, खाने पीने के बारे में? खाने पीने की अभी डॉक्टर अंशुल आपको डिटेल में बताएगी कि प्रेगनेंसी में ही गर्भवती महिलाओं को ही क्या बोलना है कि खाने में उनको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। फिर आपने ये T4 यहाँ भी देख रहे होंगे, T4, ये T4 क्या है? नहीं, आपने कभी सुना T4? किसी ने T4 नहीं सुना? T4 है तो मतलब 4 T है। अब ये 4 T क्या है? ये अनीमिया मुक्त के लिए ही, अनीमिया मुक्त भारत के अंतर्गत भी आते हैं। 4 T है। पहला T है T4 को ना अनीमिया रूम, आप देख रहे हो, अनीमिया रूम को T4 रूम भी कहते हैं। आप अपने हॉस्पिटल्स में देखोगे, दूसरे हॉस्पिटल्स में भी, तो हर जगह भी अनीमिया रूम बना है, और अनीमिया रूम बोलो या उसको T4 रूम बोलो। T4 है, पहला T है टॉक। टॉक मतलब बोलो, मतलब मरीज से बात करो, उसको बताओ प्रेगनेंसी में क्या खाना है, कितना खाना है, आयरन की गोली लेनी है, कैल्शियम लेनी है, टॉक बताओ, से मरीज से बात करो, क्योंकि जो आप बात कर सकते हो वो हम नहीं कर सकते।
है ना। हमारी ओपीडी में अगर 200, 250, 300 मरीज हैं तो हम उतनी अच्छी से बात नहीं कर सकते जितनी अच्छी से आप लोग बात कर सकते हो। और हम वैसे कितनी भी अच्छी से बात कर ले, आशा दीदी जो बोलेगी होगा तो वही, है ना। हमारी बात तो ये तो ऐसे ही डॉक्टर बोल रहे हैं, आशा दीदी। तो आप पे मरीजों को बहुत भरोसा है, तो इसीलिए आप लोगों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उनको जो बोलोगे वो पत्थर की लकीर मानते हैं, क्योंकि आप उनमें से ही हो ना, उनको आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। इसीलिए ये क्लासेस मतलब हम इसीलिए ये ले रहे हैं ताकि आपकी नॉलेज कंप्लीट हो। आपकी नॉलेज सही होगी तो मरीजों को भी आगे सब सही बताओगे। तो फर्स्ट टी है टॉक, मरीज से बात करो। दूसरा टी है टेस्ट। बात तो करी आपने, पर जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक अनीमिया पकड़ा नहीं जाएगा। तो दूसरा टी है टेस्ट। तीसरा टी है ट्रीट। आपने टेस्ट किया, उसका HB 9 ग्राम आया, 10 ग्राम आया, तो आपने ट्रीट किया अनीमिया के लिए। तो तीसरा है ट्रीट। तो पहला क्या हुआ? टॉक, टेस्ट, ट्रीट, और चौथा हुआ ट्रैक। ट्रैक मतलब हमने ट्रीट कर दिया, हमने उसको अनीमिया रूम में आयरन का इंजेक्शन भी लगा दिया, पर अगर वो हमारे पास वापस नहीं आई तो हमें तो पता नहीं उसका अनीमिया सही हुआ या नहीं हुआ। हमने गोलियां 2 कर दी उसकी, या हमने उसको इंजेक्शन लगा दिया। 1 महीने बाद हम बुलाते हैं कि अब HB रिपीट करके देखेंगे कि बढ़ा या नहीं बढ़ा, फिर तो वापस ही नहीं आई, तो ट्रैक तो हुआ नहीं। तो इन चारों टी में सारे टी आशा के, टॉक आशा, टेस्ट आशा, आप लेके आओगे तो ही टेस्ट होगा, नहीं तो टेस्ट भी नहीं होगा। ट्रीट आशा, हमने तो गोली दे दी, वो गोली खा रही है या नहीं खा रही है। और ट्रैक तो आशा ही आशा है, और आशा को ही नहीं पता T4 क्या है, ये तो गलत है, सही नहीं। तो आप जिस भी हॉस्पिटल में जाओगे आप देखना, आपको पता नहीं था तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, हर एक हॉस्पिटल में अब अनीमिया रूम बन गया। जो आप लोगों की जो डिस्पेंसरीज है ना, उसका प्रतिरूप जो है T4 रूम का, वहाँ पे क्या बोला जाता है? जैसे वहाँ पे भी अलग अलग ब्रेस्ट फीडिंग रूम, ठीक है, और जैसे यहाँ पे परिवार नियोजन कक्ष भी बना हुआ है, वहाँ पे भी होता है। और जो आपके जो फैसिलिटीज में जो T4 है, क्योंकि एरिया से कोई भी कहीं से भी कहीं जा सकता है, पहली चीज़, और जब तक पाँचों क्रिया मिलेगी नहीं तब तक उसका इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो T4 रूम जो है वो प्रतिरूप है हॉस्पिटल में, उसका प्रतिरूप जो हमारा जो डिस्पेंसरीज में है उसको क्या बोला जाता है? T4 कॉर्नर। तो आप लोग ये सुनिश्चित करोगे कि आपके भी वहाँ पे, ये बैनर्स तो हमने अभी दिलवाए हैं डिस्ट्रिक्ट से, पर मैम ने कितने अच्छे से वहाँ पे बना रखे, देखो T4 रूम आप अपने आप कर रखा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे भी पोस्टर्स हैं, आप भी अपनी डिस्पेंसरीज में ऐसा करो। गर्भिणी परिवार सम्मेलन भी करना है, वो भी आपको जनवरी तक करना है, ये भी आपको पता है नहीं पता है, ठीक है। यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपनी और आशा बहनें हैं उनको भी ट्रेन करना, अपनी एनएम से भी बात करना। जरूरी नहीं कि सबको सब कुछ पता होता है, तो कई बार हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं कुछ भी अलग करने के लिए। जैसे मैम ने एफर्ट्स लिया, सबको ट्रेन कर रहे हैं, तो इससे मैम की नॉलेज तो बढ़ी रही है, पर पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो अलग तरीके से जो उसका जो इफेक्ट आएगा वो कैसे आएगा कि अनीमिया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कारण है, गर्भवती महिलाओं में बच्चा एक्सपायर हो जाता है, या फिर माँ को दिक्कत आती है, या उसके पालन पोषण में बाद में दिक्कत आती है, विकसित नहीं हो पाता बच्चा अच्छी तरीके से उस चीज़ के लिए, ठीक है। जब हम लोग हेल्थ से हैं, हम लोगों को अगर ये नहीं पता होगा कि 11 से 0.1 भी नीचे होगा तो वो एनीमिया हो गया, तो फिर हम पेशेंट को क्या बताएंगे, पेशेंट को क्या पता होगा, है ना। तो ये हेल्थ फैसिलिटी में भी आप सुनिश्चित करो कि T4 कॉर्नर्स आपके बने हुए हों, जैसा कि आप उनको गर्भ निरोधक के बारे में बताते हैं, वैसे आपके T4 कॉर्नर्स भी हो। ब्रेस्ट फीडिंग रूम में आप T4 कॉर्नर बना दो। कॉर्नर का नाम इसलिए दिया क्योंकि हॉस्पिटल में ज़्यादा जगह होती है, इसलिए रूम मिलना आवश्यक है, आसान है। T4 कॉर्नर हेल्थ फैसिलिटी में देना है क्योंकि वहाँ पे स्पेस का कंस्ट्रेंट हमेशा रहेगा। आप सुनिश्चित करो कि आप वहाँ पे गर्भवती महिलाओं को इस तरीके से आप उनकी काउंसलिंग कर सकें और आपकी एनएमव्यूज का यूटिलाइजेशन करें, ठीक है। जैसे हमारा ये अनीमिया रूम है, हम लोग उधर मरीज देखते हैं जिसका HB 11 से कम होता है, उसको हम अनीमिया रूम भेजते हैं। यहाँ हमारी एक सिस्टर पोस्टेड रहती है, तो वो पेशेंट को फिर डाइट के बारे में बताती हैं, खाने के बारे में बताती हैं, आयरन की 2 गोली करती हैं, उनकी एंट्री वगैरह करती हैं। पहले हम पेशेंट को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, पेशेंट जो फ़ोन नंबर देता था वो या तो स्विच ऑफ आता था या कोई उठाता नहीं था,
तो अब हमने आशा का नंबर लेना शुरू किया। तो फिर हम अगर नहीं आता मरीज़ 1 महीने बाद तो फिर हम आशा को फ़ोन करते हैं कि तुम्हारा वो वाला मरीज़ हमारे पास वापस नहीं आया तो उसको हमारे पास भेजो। और यहीं पे हम आयरन का इंजेक्शन भी लगाते हैं। अब हमने ये पूरा अनीमिया रूम ही बना दिया। जो जिनका गोली से नहीं हो पाता उनको फिर आयरन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। वो भी पहले हम वार्ड में भर्ती करते थे, पर अब हम इधर ही लगाते हैं। तो आपकी डिस्पेंसरी में हो सकता है इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, पर T4 कॉर्नर में एटलीस्ट मरीज़ का टेस्ट हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा, 2 गोलियां दे दी जाएंगी, ट्रैकिंग के लिए रजिस्टर हो सकता है ना। तो वो आपका T4 कॉर्नर में होगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक महिला आई है HB4 लेके, तो ये तो सही नहीं है। दिल्ली में रहते हुए किसी का HB4 कैसे हो सकता है ना। ये आप लोगों को तो पता ही होता है, लाइन लिस्टिंग करी होती है ना आशा ने तो अपनी सारी गर्भवती महिलाओं की करी होती है। आपको तो मालूम ही है। और आपके एरिया में कितनी गर्भवती होती है, एक आशा के एरिया में कितनी गर्भवती महिलाएं होती हैं? 4-5 इतनी तो होंगी। तो उनका तो आपको ठीक से ट्रैक करना पड़ेगा। मतलब 4 ग्राम होना, 5 ग्राम होना तो मरीज मतलब मरते मरते ही बचता है। तो ऐसा नहीं होना। इसीलिए हम जब हमारे पास ऐसे मरीज आने लगे ना तो हमें लगा कि कुछ तो सही नहीं है। इसीलिए हमने ये ट्रेनिंग शुरू करी। मतलब 4 तो एक आई है, पर 6-7 तो बहुत आ रही थी, बहुत ज़्यादा आ रही थी। 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम। तो फिर इसीलिए हमें लगा कि कहीं पे कुछ गैप आ रहा है। शायद वो गैप ये है कि हम लोग आशाज को नहीं बता पा रहे, क्योंकि आशाज ही तो मेन है जो पेशेंट को के साथ में रहती हैं, जो उनको गाइड करती हैं। तो इसीलिए हमने शुरू किया कि एटलीस्ट हम नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की सारी आशाज को अनीमिया के बारे में बताएंगे, ताकि एटलीस्ट नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से तो अनीमिया थोड़ा कम हो। हम तो चाह रहे हैं कि मुक्ति हो जाए, अनीमिया हो ही ना। पर ये 4, 5, 6 ये तो एकदम सही नहीं है। और इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, ऐसा भी नहीं कि हेल्थ केयर नहीं है। तो अब आप लोग का मैं अभी एक थोड़ी सी छोटी सी क्विज कर रही हूँ। जो पढ़ाया है उसी को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? टीम ए और टीम बी करके। गर्भवती महिलाओं में HB कितना होना चाहिए? 11 से कम को अनीमिया बोलेंगे। गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन कितनी बारी टेस्ट कराना चाहिए? 4। भूलोगे नहीं, 4 बार। पहली बारी टेस्ट कब कराना चाहिए? हाँ, पहले विजिट में। उसके बाद कब कराना चाहिए? सेकंड महीने बाद 3 महीने हर 3 महीने में एक बार। हर 3 महीने में एक बार, ठीक है? कैल्शियम की कितनी गोलियां देनी चाहिए गर्भवती महिलाओं को? 2। आयरन की कितनी गोली देनी चाहिए? अगर हीमोग्लोबिन कम है तो 2 गोली, और हीमोग्लोबिन अगर 11 है तो 1 गोली। आयरन की गोली किस चीज के साथ नहीं खानी चाहिए? और किसके साथ खानी चाहिए? पानी मत छोड़ दो। सादा पानी भी ले सकते हैं। कीटनाशक कौन सी दवाई देते हैं? एल्बेंडाजोल। कितनी मिलीग्राम? 400। कितनी गोलियां देते हैं? 1 गोली 3 महीने कौन बाद। से महीने में? चौथा महीना, 5वां, 6ठा। फर्स्ट 3 में नहीं देना है ना। हाँ। चौथे महीने ऑनवर्ड दे सकते हैं। कैल्शियम जो हम देते हैं एक गोली में कितना कैल्शियम होता है? 500। वेरी गुड। एक आयरन की गोली में कितना आयरन होता है ये मैंने बताया नहीं, अब देखें। एक इनको आयरन की टैबलेट दो, इन्होंने कभी देखी भी नहीं। 250। देखोगे फिर भूलोगे नहीं, मैं बताऊंगी तो भूल जाओगे। अपने बैग में ले लेके घूम रहे हो, ये नहीं पता कितनी मिलेगा। बताओ खड़े होके सब। मैं देख रही हूँ इस नहीं आयरन की है क्या? 200 देखिए दिखता है। पढ़ी नहीं इसमें? इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। लिखा ही नहीं है। 200 है 60 मिलीग्राम। 60 हाँ, देखिए 60 mg 60 mg है मैम। 60 mg। आप भूलोगे नहीं, इतनी मुश्किल से दिखाए ना। 60 mg ऊपर 200 mg भी तो लिखा हुआ है ना। देखो 2 चीजें होती है, एक होता है उसमें एलिमेंटल आयरन कितना है, आयरन कितना है, वो 60 है। और टोटल गोली में कितना है? 200। तो अगर कोई पूछे आयरन कितना है तो 60 mg। ठीक है। कैल्शियम कितना है तो 500। अब ये अच्छे से रट गया सबको ना। अच्छा, 4T4। T4 क्या होता है? पहला T तो बातचीत करना, दूसरा T टेस्ट, तीसरा T ट्रीट, चौथा T
और आशा का रोल कहाँ पे है? ये भी मत भूलना कि चारों टीमें है ना। नहीं तो हम यहाँ हॉस्पिटल में बैठ के अनीमिया मुक्त नहीं कर सकते, है ना। मेरा तो ये मानना है कि सारे प्रोग्राम्स बस आशा के कंधे पे चल रहे हैं, है ना। मतलब आप लोगों का मैक्सिमम योगदान है हर एक प्रोग्राम में, तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। और मतलब हम लोग तो बहुत थैंकफुल होते हैं कि आशा बहुत बड़ा बीड़ा उठाया हुआ आप लोगों ने, है ना। तो अब मैं डॉक्टर अंशु को बोलूँगी, ये तो मैंने आपको अनीमिया के बारे में बता दिया कि ये होता है, ठीक है। अब अनीमिया होता है तो मरीज को क्या डाइट बोलनी है या आपको क्या परेशानियां आती हैं, ये तो हमने बोल दिया कि एक गोली खा ली है, पर मरीज गोली नहीं खाएगी, सांस खाएगी, गोली खिला रही हो बच्चा काला होगा, है ना। कि ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते होगे कि भाई मेरी मरीज तो सही है, तुम इसको काली गोली खा रही हो, काला बच्चा पैदा होगा, मैं तो ना खाने दूँ इसको, है ना। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है वो डॉक्टर अंशुल अभी आपके साथ डिस्कस करेंगी, और ये इंटरैक्टिव है। जो आपको प्रॉब्लम फेस करते हो वो भी अब हमें बताओ, तो हो सकता है हम आपको कोई बता दें उससे कैसे डील कर सकते हो। आप तो जैसे घर घर जाते हो ना, आप लोगों की सास हस्बैंड सबसे बात करते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हो तो हमें बताओ, ठीक है। अब आप मरीज को आयरन की गोली देते हो, ये कैसे पता चलता है वो गोली खा रही है या फेंक रही है या बेच रही है? हाँ, मल का कलर पूछते हैं उससे पता चलता है कि ये गोली खा रही है, ठीक है, और फेंक नहीं रही है। बाकी जो और हमने बता दिया ना। मैं डॉक्टर सुमिता हूँ, यहाँ पे गायनी की इंचार्ज डॉक्टर अंशुल है, ये सीनियर स्पेशलिस्ट गायनी में, और ये शर्मिला सिस्टर है, ये हमारी अनीमिया रूम की इंचार्ज है, यही देखती है सारा अनीमिया का, और डॉक्टर अभिजीत ने तो आपको बताया। हम अभी जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमारी चुनौतियां क्या होती हैं, ठीक है ना। आप लोग अभी फील्ड में काम करने जाते हो, आपने सीखा कि अनीमिया मुक्त भारत के अंदर हमें क्या क्या पता होना चाहिए, पर ये तो सिर्फ किताबी बातें होती हैं। कुछ होती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जिसको हम चुनौतियों की तरह से एड्रेस कर रहे हैं। वो तो सिर्फ आशा जो एक्चुअली डायरेक्ट कांटेक्ट में है पेशेंट के, वहाँ से शुरू होती है, और वो सब आप हमें बता सकते हो कि क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, और उसके लिए हम आपके साथ एक दूसरे से जब तक बात नहीं करेंगे सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो ये आपकी, जैसे हमने ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, तो कुछ आशाज जब ट्रेनिंग में आती हैं तो वो हमारे साथ शेयर करती हैं अपनी प्रॉब्लम्स या सोल्यूशन उन्होंने क्या ढूंढा, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला टी आपने क्या सोचा सुना? टॉक। तो सबसे पहली चीज टॉक हम कैसे शुरू करेंगे, कैसे हम बात करेंगे, किससे बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे को किसको ढूंढना है कि हमारे एलिजिबल कपल्स क्या है, ठीक है ना। तो बात तो वहां से शुरू होगी जब आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके एरिया में आप तक कैसे पहुंचे वो औरत, क्योंकि जब आपको उसकी पहली टेस्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करानी है तो वो आपको कैसे मिलेगी, वो आपको आके बताएगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कि ऐसा तो नहीं है ना कि आपको पहले महीने में पता चल जाएगा कि ये प्रेग्नेंट है। तो आप उस तक पहुंचोगे कैसे, सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है हमारी। वही मैं चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी और आप भी बताओगे कि आपको कैसे इसमें हेल्प हुई, आप अपनी प्रॉब्लम्स। तो पहली बात तो ये है कि आपके एरिया में जितने भी हाउसेस हैं, 200-250 घर जो आपके साथ हैं, उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एलिजिबल कपल हैं। एलिजिबल कपल में वो आएंगे जिनके अभी अभी शादी हुई है, नवजात जो नव जोड़ा है उनको देखना है। फिर कुछ आपके पास ऐसे होंगे जिनका पहला बच्चा तीसरा चौथे साल का हो गया, आपको पता है अब ये शायद दूसरा बच्चा करेंगे, तो उन लोगों को आपको टारगेट करना है कि इनको मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी है। जब तक उनको ये पता नहीं होगा कि अनीमिया क्यों होता है, क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, तब तक उनको ये समझ नहीं आएगा कि क्यों हमें आगे बढ़ के बताना है और अपना टेस्ट कराना है। तो जब भी आपके बीच में कोई भी सामूहिक कोई कार्यक्रम होता है, या फिर कोई चाहे आपके एमएलए का कोई कार्यक्रम हो, कोई जैसे होता है परिवार में किसी ने कोई जागरण कराया, कोई इकट्ठे हुए, आपके आंगनवाड़ी में आपने कोई प्रोग्राम किया, उन सब टाइम्स में आपको ये यूटिलाइजेशन करनी है कि जब मैं ऐसी जगह पे जहाँ पे सब लोग एकत्रित हैं उसके बीच में मैं अपनी बात रखूँ, और आपकी बात के साथ साथ आपके जो वहाँ के वरिष्ठ लोग हैं अगर वो भी जुड़ जाए, जैसे कोई सम्मानित लोग हैं जो आपकी बात करें तो वो आपको बढ़ावा दे, तो आपकी बात कोई सुनेगा। जब तक उनको ये नहीं बताओगे कि अनीमिया से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन बता सकता है अनीमिया से क्या प्रॉब्लम होगी, क्यों हम अनीमिया के बारे में बात कर रहे हैं, अभी पढ़ाया था तो बताओ
तो आपको अपने वहाँ पे सबको औरतों को ये बताना है कि अगर तुम्हारे को पहले से खून की कमी होगी या फिर आपको डिलीवरी के टाइम खून की कमी होगी तो आपकी डिलीवरी में प्रॉब्लम आएगी, बच्चा जल्दी हो सकता है, खून की कमी से खून चढ़ाने की ज़रूरत आ सकती है, जान को खतरा बन सकता है, आपके हार्ट के ऊपर जोर पड़ सकता है, बच्चा पहले पैदा होगा तो बच्चा कमज़ोर होगा, बच्चे को नर्सरी में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, बच्चा ख़त्म भी हो सकता है। तो जब तक आप उनको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं बताओगे उनको नहीं समझ आएगी। तो आपको उन तक पहुँचने के लिए आपको उनको कॉन्फिडेंस मिले कि आपको उनकी सास को बताना है कि जब बहू प्रेग्नेंट हो तो मुझे पहले 3 महीने में बता दो, मैं आगे जाके लोगों को नहीं बता रही हूँ पर मैं इसका टेस्ट करा दूंगी। टेस्ट के 2 फायदे बताने कि अगर बच्चे को माँ को फॉलिक एसिड नहीं मिलेगा पहले 3 महीने में तो क्या होगा, बच्चे का मस्तिष्क नहीं बनावट सही होगी तो बच्चा मंद बुद्धि हो सकता है, ठीक है ना। अगर उसको आयरन की टेस्टिंग नहीं कराऊंगी तो खून की कमी होगी, आगे चल के मरीज को प्रॉब्लम आएगी। तो जब तक वो पहले महीने में आपके पास पहुंचेंगे नहीं, आप उनको फॉलिक एसिड कैसे देंगे। तो जब तक आप उन तक ये बात नहीं पहुंचाएंगे कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे तक आनी चाहिए, पहले 3 महीने में बहुत लोग नहीं बताना चाहेंगे अपनी बहुओं के बारे में, बेटियों के बारे में, पर आपने उनको ये बताना है कि आप सबसे नहीं बताओ पर मेरे को डॉक्टर समझ के मेरे पास तो आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो, मुझे बताओ और मैं तुम्हें लेके जाऊंगी डिस्पेंसरी, तुम्हारा टेस्ट कराऊंगी, फॉलिक एसिड की दवाई शुरू कराऊंगी। अगर बच्चा चाहिए स्मार्ट तो आ जाओ मेरे पास, ठीक है ना। तो घर घर जाके आपने आइडेंटिफाई करने एलिजिबल कपल्स कौन से। अब आपने एलिजिबल कपल आइडेंटिफाई कर दिया, आपने उनके टेस्ट कराने की कोशिश कर ली, पर आपको ये पता होना चाहिए कि अनीमिया कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो आपको ये लक्षण उनमें ढूंढने हैं। आप जब अपनी विजिट्स पे जाती हैं तब आप भी ये देख सकते हो कि पेशेंट अनीमिक तो नहीं है, ठीक है ना। तो जब आप उनको देखोगे, बताओगे, तभी आगे वो चलेंगे। अब आ जाता है बहुत मेन कंपोनेंट होता है डाइट का। हमको ये देखना है कि हमने पेशेंट को ट्रैक कर लिया, हमने उसको ढूंढ के टेस्ट करा लिया, उसको एक नॉर्मल हमने दवाई भी दे दी जब अनीमिया नहीं है उसकी, है ना। अब उसकी डाइट कहाँ से कैसे हेल्प करेगी उसको कि उसको अनीमिया ना बने। तो इसके लिए कौन बता सकता है, क्या क्या हम बता सकते हैं मरीज को रूटीन में। अभी वो पेशेंट अनीमिक नहीं है तो भी क्या बता सकते हो, बहुत अच्छे एक करके बोलेंगे। आप बताओ। हरी पत्तेदार सब्जियां हाँ। खाना, गुड़ चना खाना, हाँ। और दाल का ज्यादा से ज्यादा दाल खाना। आप पीछे से कुछ बताना चाह रहे थे। मौसम के अनुसार जो सबके अवेलेबल फल है वो फल भी है। बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। तो हमारे को उनको मौसम के हिसाब से अपना डाइट भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपने गुड़ चना बोला तो वो कह देगी कि भाई सर्दियों में तो मैं खा लूंगी, गर्मियों में तो पेशेंट बोल देगा नहीं खाएंगे। तो फिर आपको उसको समझाना है कि तुम क्या खा सकते हो। जैसे ये हमारी सिस्टर शर्मिला है, ये पूरी एक बास्केट लेके बैठती हैं जिसमें खाने के पदार्थ लेके बैठती हैं। ये बताएंगी आपको ये अपने पेशेंट को क्या समझाती है। यहाँ रखो शर्मिला। इसमें वेजिटेबल्स भी होती है, फ्रूट्स भी होते हैं, वो भी खराब हो गए तो निकाल दिए हैं। इसमें दाल मैं बताती हूँ, अंकुरित दाल, जितनी दाल है ना अंकुरित दाल, उसको भिगो के और उसको ऐसे ही खाना है। उसमें मैं ये बोलती हूँ कि अगर वो पेशेंट्स बोलते नहीं खाई जाती, बोलती प्याज डाल लो, हरी मिर्च डालो, टमाटर डालो, नींबू निचोड़ के खाना, ठीक है। गुड़ चना बताती हूँ, वो भी इसमें रखा हुआ है, सोयाबीन वगैरह है, राजमा है, काला चना है, ये सब कुछ मैं उनको बोलती हूँ खाने के लिए। हर कोई ज़रूरी नहीं कि काजू बादाम खाए, मूंगफली होती है इसमें, मूंगफली भी खा सकते हैं जो कि बादाम का सब्स्टिट्यूट है। हर कोई बादाम नहीं खा सकता तो मूंगफली खा लो, गुड़ चना खाओ। मैं उनको ये बताती हूँ खाने के लिए। हरी पत्तेदार सब्जियाँ बताती हूँ। बहुत से पेशेंट आते हैं, बोलते हैं सिस्टर इतना पैसा नहीं है, मेरे 3 बच्चे हैं, हस्बैंड रिक्शा चलाता है, मैं सब्जी नहीं ले पाता। अभी आपको पता है कि सब्जी के रेट महंगे हैं। मैं बोलती हूँ कि आप बाजार जाते हो, मूली वाला मूली के पत्ते फेंक देता है, आप वो पत्ते उससे ले लो, उसकी सिंपल भुजिया बना के खा लो, कुछ तो जाएगा शरीर में। और ज़रूरी नहीं है कि जो ये नहीं खा सकता वो मात्र रोटी और दाल रोटी भी खा लेगा, उससे भी उसको डाइट में अच्छा सुधार हो। और आयरन की गोली जैसे मैम ने बताया कि जिसको अनीमिया है वो 2 गोली लेता है, कैल्शियम तो लेनी ही लेनी है सबको 2। तो मैं उसको, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सैंडविच है ना, सैंडविच की लेयर्स होती हैं, वैसे ही मैं उनको बताती हूँ सुबह, दोपहर, शाम और रात। सुबह खा लो कैल्शियम, फिर खाओ आयरन, फिर खाओ कैल्शियम, फिर खाओ आयरन। 2 घंटे के अंतराल में ही खानी है। पर अगर ऐसे बताऊंगी तो पेशेंट के लिए ईजी हो जाएगा। बहुत सारे पेशेंट दूध से दोनों चीज़ एक साथ ले लेते हैं, तो उनको पूछना है कि आप कैसे खाते हो, ठीक है। दूध से लेना ही नहीं है आयरन,
और आयरन कैल्शियम साथ में नहीं लेना है। हाँ, बहुत से बोलते हैं, कुछ लोगों को हम नींबू पानी से बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि सिस्टर नींबू पानी से लेने से मुझे उल्टी हो जाती है या दस्त लग जाते हैं। तो आप बोलो सिंपल पानी से ही ले लो तो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आयरन और कैल्शियम इकट्ठी नहीं खानी है ना। आपने बोला कि भाई 2 कैल्शियम खानी है, 1 आयरन खानी है, तो सुबह उठी एक आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली खा ली, वो नहीं करना है। आयरन और कैल्शियम अलग अलग खानी है, मिनिमम 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये जो सैंडविच कि बताया ना सिस्टर ने, ये बेस्ट रहता है कि सुबह उठो कैल्शियम ले लो, दोपहर को आयरन ले लो, शाम को कैल्शियम ले लो, और रात को अगर 2 आयरन की गोली खा रहे हो तो आयरन ले। ये बोलना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा ये अनीमिया रूमिया जो डाइट जितना सिस्टर ने वो सब रखा हुआ है और समझा रही है, इसी को टॉक कहते हैं। तो ये टॉक क्योंकि ओपीडी में नहीं हो पाती वहाँ पे, तो यहाँ पे हम अपने मरीज़ों को भेजते हैं और फिर ये सिस्टर करती है। पर आप लोग तो मरीज़ों से जब मिलते हैं तो प्लीज़ टॉक। तो मरीज को आपको बार बार ये समझाना है कि अंकुरित दाल, साबुत दालें जो मतलब छिलके वाली दाल, मोटा अनाज जैसे बाजरा, रागी, ये सब चीज़ें खाने में किसी ना किसी प्रकार से लेनी है। अगर वो सर्दी में खा रहे हैं तो आप रागी बोल सकते हैं, गर्मी में खा रहे हैं तो ज्वार का आटा बोल सकते हैं। तो उससे उनको समझ आएगी कि हाँ भाई हम मौसम के हिसाब से खा लें। कोई महंगी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मांस मच्छी खाता है उसको बोलिए आप अंडा एक रोज़ खाइए, कोई बाज़ार से प्रोटीन पाउडर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अंडा नहीं खाती है तो उसको सोयाबीन, काला चना, अंकुरित दाल, इसकी इम्पोर्टेंस बताइए। और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे सिस्टर ने बताया कि जो वो ले सकती है उतना खाए। कोई महंगा फल बिना मौसम का नहीं खाने की ज़रूरत है। फल सिर्फ वो खाएं जो मौसम में आ रहा है, ठीक है ना। तो जब मूंगफली जो होती है वो बहुत महंगी नहीं पड़ती है, पर उसके अंदर उतना ही पदार्थ है आयरन का जितना आप काजू बादाम में समझें। किसी को भी काजू बादाम बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपकी पॉपुलेशन है जैसा वो खा सकते हैं। आप उनको कोई बहुत महंगी चीज़ बताएंगी, उनका माइंड वहीं बंद हो जाएगा। वो सोचेंगे ये तो ऐसी ऐसी चीज़ें बता रही है जो हम ले ही नहीं सकते, तो हम क्यों इनकी बात सुने। तो वो चीज़ें नहीं बतानी है आपने उनको, ठीक है ना। और जैसे सिस्टर ने बताया कि अगर अंकुरित दाल की चाट बना के उसी में नींबू डाल लिया, तो अलग से अगर उन्होंने नींबू पानी नहीं भी पिया तो भी उनके अंदर विटामिन सी चला गया। आंवला बता सकते हैं, बैंगन बता सकते हैं, ठीक है। फिर आपको पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट के बारे में बताया कि फर्स्ट विजिट पे आपको कराना है। उसके बाद हर मरीज़ का कम से कम 4 बार टेस्ट इसलिए कराना है क्योंकि प्रेगनेंसी में थोड़ी गिरावट आती ही है। और अगर वो पेशेंट अपनी डाइट और अपना दवाई ढंग से नहीं ले रही है तो फिर उसकी हीमोग्लोबिन गिरेगी ही गिरेगी, और उसको पकड़ने का काम हमारा है। अगर हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, फिर हमारा ये प्रोग्राम फेल हो जाएगा। इसलिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आयरन की गोली खाई पेशेंट ने, आपने उसको पकड़ा दी, उसने कहा जी मैंने तो खाली पत्ता दिखा दिया, पर वो कहती है जी जब मैं खाती हूँ मुझे तो उल्टी हो जाती है। तो कैसे उसको बताएंगे कि क्या कर सकती है वो कि उससे कोई प्रॉब्लम ना हो उसको। आप बताओ, आप क्या कैसे बताते हो? आपसे कभी तो बताया होगा ना किसी मरीज ने, जी मैंने नहीं खाई, मुझे मरीज आयरन की गोलियों से आपको क्या क्या प्रॉब्लम बताते हैं आप बताओ, और फिर आप क्या उन्हें बताते हो। हाथ खड़ा करो बताओ। हाँ बताओ, आप बताओ। उल्टी आना, चक्कर आना, उल्टी आना, चक्कर आना। तो अगर मरीज आपको कहता है उल्टी आ रही है तो फिर आप उससे क्या बोलते हैं? मैडम उसको हाँ बोलो। रात के टाइम बोलते मैडम कि रात के टाइम से पहले ले। वेरी गुड। और कोई कैसे बताता है हैंडल आपका भी मरीज अगर कुछ ऐसा बोलता है तो आप उसको ये बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम मरीज बोलते हैं? थकान वगैरह भी होती है, चक्कर भी होते हैं मैडम, कई चीजें बता देते हैं। भूख भी ना लगती मैडम, रहते हैं खाना खाने की मतलब 2 रोटी खाते थे, 1 रोटी खाने के बाद भी से बीच में ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपको अपने पेशेंट्स को ना इसी तरह से समझाना पड़ेगा कि आयरन खानी ज़रूरी है। आयरन से थकान नहीं होगी, बल्कि आयरन खा लेंगे तो उससे थकान कम हो जाएगी। वो नहीं खा रहे इसलिए उनको थकान हो रही है। उल्टी के लिए अब आप समझे, जो इन्होंने आइडिया बोला वो अच्छा आइडिया है कि खाने के बीच में खा लो, है ना, या रात को भी खा सकते हैं। या किसी को अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है तो आप हमारे पास लाओ, हम वो सॉल्ट बदल सकते हैं। कभी कभी किसी आयरन के सॉल्ट से उल्टी होती है, दूसरे आयरन सॉल्ट से नहीं होगी, ठीक है। तो मरीज़ जो भी कंप्लेंट देता है उसको आप सीरियसली लो, जो आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है, नहीं तो आप हमारे पास ले आओ। और क्या बोलते हैं मतलब, और जनरली जो आयरन का साइड इफ़ेक्ट होता है वो है कब्जी हो जाती है। हाँ, कब्जी एक साइड इफ़ेक्ट है जो मरीज़ कह सकता है कि हमें कब्जी हो रही है। फिर उसके लिए आप क्या बोलते हो मरीज़ को? आपके मरीज़ ने अगर बोला कब्जी हो रही है, पानी ज़्यादा पिए,
रात को गर्म दूध पिए, है ना, और आयरन की गोली छोड़नी नहीं, ये उनको समझाना ज़रूरी है। और भी कोई प्रॉब्लम बोलते हैं? खा लेती है ज़्यादातर। इतनी सारी बातें करते हैं, काला बच्चा हो जाता है। ये काला तो बच्चा वही तो है ही। काला बच्चा, देखो मरीज बहुत बार इसलिए आयरन नहीं खाते हैं क्योंकि उनको ये कहा जाता है कि अगर आप आयरन से मल काला हो सकता है तो बच्चा भी काला पैदा होगा। आपका क्या राय है इसमें? आयरन की गोली से बच्चा काला पैदा होगा? ऐसा तो कुछ नहीं होता मैम, ऐसा सुना ही नहीं मैम। हाँ मैम, आप सबको काले की गोली नहीं है? तो मतलब नहीं होता है ना? मैम, ऐसा यही कुछ आपको नहीं मरीजों को समझाना है। हाँ, बच्चे का रंग तो माँ बाप का जैसा होगा वैसा ही होगा, उसमें आयरन की गोली का कोई योगदान नहीं है, उनको ये समझाना है आपको। ठीक है ना? तो आपको पकड़ना है वो न्यूलीवैड कपल, और उनको उनको पकड़ते बोलना हैं। है कि जब प्रेग्नेंट हो गए तो शर्माना या घबराना नहीं, हमें बताना। जब हम पहले ही सास को बता देते हैं तो वो फ़ोन करके खुद ही बुला लेती है कि बेटा आ जाओ, ऐसे ऐसे बात है। तो आप सब लोगों ने बताया बताते होगा? हैं। हाँ, तो आप लोगों को फर्स्ट 3 मंथ्स में पता चल जाता है कि आपके एरिया में प्रेग्नेंट हुआ है कोई? हाँ मैम, चल जाता पता चल जाता है? बहुत अच्छी बात है। जब पता चल जाता है तो फॉलिक एसिड शुरू कर देते हो? हाँ जी, हाँ 100% सब शुरू कर देते हो? यस मैम। वेरी गुड। और HB भी करा लेते हो पहले विजिट पे? हाँ हाँ करा लेते हैं। ये तो हाँ जी नहीं हो सकता। मैम जैसे सेकंड बार भी होता है मैम, हाँ, जैसे कोई पहली बार प्राइवेट आई हमने उसको बोला कि अगली बार आए तो जांच करा के आए, तब वो करा देते। कई तो मैम ऐसे जल्दी मिल से जाती कि वो जल्दी करवाई HB करवाना है ना? वैसे तो फर्स्ट विजिट कह रहे हैं, अगर आप फर्स्ट कांटेक्ट पे नहीं कर पा रहे तो सेकंड में तो करोगे। हाँ यस मैम। करना जरूरी है। हाँ, मेन मैसेज तो यही था। ये आपको आ गया समझ में? अनीमिया गर्भवती में क्या होता है, कितनी बारी टेस्ट कराना है, कैसे आयरन कैल्शियम की गोली देनी है, T4 रूम और या T4 कॉर्नर्स, है ना, आपकी डिस्पेंसरी में होंगे, वहाँ जाइए, वहाँ देखो क्या हो रहा है, वहाँ आयरन की गोलियाँ दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही हैं, ये सब आपको देखना है। और 4 T's के बारे में आपको बताना था कि मरीज से बात करनी है। और जैसे आप लोग कह रहे हो आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में पता चल जाता है कि आपके एरिया में कौन गर्भवती हुई है, और अगर नहीं पता चल रहा तो मदर इन लॉ सासों से बात करो, न्यूलीवेड कपल से बात करो कि प्रेग्नेंट हो गए तो बताना है। फॉलिक एसिड देना ज़रूरी है ना? फॉलिक एसिड क्यों देते हैं पहले 3 महीने में? बच्चे की बनावट हाँ सही होती हाँ है, मस्तिष्क की है ना, स्पेशली ब्रेन की, तो उसके लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप दोगे कैसे? तो ये सब आपको देखना है। और आपको अगर और कोई भी प्रॉब्लम है, प्रश्न पूछना आप पूछ सकते हो। और आई थिंक अनीमिया के बारे में आपको पता चल गया जितना हम आपको बताना चाह रहे थे। मतलब जब आप आए थे तो आपको अनीमिया की डेफिनेशन भी नहीं पता थी। अब ये 11 नंबर मत भूलना, 11 मैजिक नंबर। 11 नंबर की बस होती है ना, पैदल को बोलते हैं। एक मैं और एक तू बने 11। उससे कम हुआ तो बना अनीमिया, तो उससे ऊपर रखना है, ठीक है? चलिए धन्यवाद। हम लोग आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। और मैं नाम बोलती हूँ, पहले ना मैं MCW बवाना के नाम लूँगी, ठीक है? यहाँ भीड़ नहीं करना, एक एक करके आना। रेनू, कृष्णा, सुमन, रामवती MCW विजयनगर, सरला DGD भोरगढ़, रेशमनी देवी MCW विजयनगर, सरला रेशमनी, सोनिया MCW बवाना, सविता बवाना, सोनम MCW विजयनगर, शांति, दीपा सैनी DGD भोरगढ़, DGD दरियापुर से रूबी, अनीता दरियापुर कला, एक पूजा देवी, पूजा। अच्छा, फिर हम ये वाला सेशन खत्म करते हैं। आप सबका आने के लिए धन्यवाद। और होपफुली आप सबने सीखा, और अब जो सीखा है वो आगे नंबर 1244 144 आगे 1244 588 जिससे कॉल आता है, जिससे कॉल आता है वो क्या है 0124 4588 0। इसको आपको क्या करना है, सरकारी सहायता के नाम से
आपको पेशेंट्स के जो भी प्रेग्नेंट लेडीज जो मुझसे आएंगी तो आपको सेव कराना है। 4424 पे रजिस्टर करोगे तो हमारी क्लासेस होंगी। ये मोबाइल अकेडमी, जैसे दूसरी अकेडमी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, अन अकेडमी, ये अकेडमी, आकाश अकेडमी, वैसे ये अकेडमी है, ये मोबाइल अकेडमी है, आप लोगों के लिए ही बनी है। तो बच्चों को बोलो तुम अपनी अकेडमी में पढ़ो, मैं अपनी अकेडमी पढ़ रही हूँ, तो रोज शाम को आधा घंटा अपना मोबाइल अकेडमी में पढ़ो, और जब आप वो कोर्स पूरा कर लोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको आगे भी फायदेमंद तो होगा। आगे आपको बहुत फायदा होगा। इतनी सारी आशा है उनमें से जिसने ये मोबाइल अकेडमी करा हुआ है, she will be better than the others। तो ये मोबाइल अकेडमी है 14424। अपने आप को रजिस्टर करो, कोई फीस नहीं, फ्री है। फ्री है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। फ्री है, ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपको बताएंगे, जैसे मैंने आपको अनीमिया मुक्त गर्भवती में बताया ना, ऐसे बच्चों में क्या करना है, नॉन प्रेग्नेंट में क्या करना है, हाथ कैसे धोते हैं, वो जो 6 स्टेप है, वो छोटी छोटी क्लासेस है। क्या नंबर है मोबाइल अकेडमी? 24। और सब रजिस्टर करेंगे, सबके सब इसमें रजिस्टर करेंगे, रोज शाम को 15 मिनट पढ़ेंगे, ठीक है।